नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। लेटर मुग़ल की जो बात है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। औरंगज़ेब के पश्चात मुग़ल शासन किस प्रकार रहा और उनका जो पतन है वो किस प्रकार रहा, इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। चूँकि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही आप कह सकते हैं यहाँ से होती है, इसीलिए जानना बहुत आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट रोल है एग्ज़ाम में भी, है ना। तो चलिए जी शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ में। आइए जानते हैं। औरंगज़ेब के पश्चात मुग़ल राजवंश में कमज़ोर शासकों की एक श्रृंखला देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का पतन हुआ और अंततः उसका अंत हो गया। वीडियो में जितने भी शासक थे उन सभी की, मतलब औरंगज़ेब के बाद पतन तक, लगभग औरंगज़ेब के बाद से ही पतन की शुरुआत हो गई थी। हालांकि बीच में फिर अकबर का आगमन और उस दौरान फिर भी ठीक रहा, मगर फिर भी उसको नहीं कहा जा सकता, है ना, बहुत शानदार नहीं रहा। औरंगज़ेब के पश्चात में मुग़ल का जो पतन है उसकी शुरुआत देखने को मिली थी। क्या कारण रहा? कमज़ोर शासकों की एक श्रृंखला, है ना। अब ये शासक थे कौन कौन से, है ना, तो पर्याप्त जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम, उन्होंने राजपूतों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया और क्षेत्रीय विद्रोहों का सामना किया। उन्हें जाटों, सिखों और मराठाओं से जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, है ना। प्रयास उनका था कि राजपूत के साथ में मेल मिलाप बना रहे, परंतु वो भी संभव हो नहीं पाया एक्चुअल में, आपको बताएं, है ना। तो जाटों, सिखों और मराठों से जो है चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा। फिर 1712 से 1713 एक बहुत कम समय के लिए जहांदार शाह आए बहादुर शाह प्रथम के बाद में। एक कमज़ोर शासक जिसने कई आंतरिक संघर्षों का सामना किया। सोचिए, लगभग एक वर्ष में भी कई आंतरिक संघर्ष हुए, जिसमें कुलीन वर्ग के भीतर सत्ता संघर्ष भी शामिल रहा। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य में अस्थिरता और पतन का काल रहा, है ना। और एक बहुत बड़ा कारण जहांदार शाह का आना भी रहा। साथ ही अगले स्थान पर है फर्रुखसियर। इनका नाम आपने शायद सुना होगा। 1713 से 1719 तक इनका पूरा ड्यूरेशन रहा। इनके शासनकाल में मुगल सत्ता के पतन के साथ जो इनका शासनकाल रहा वो जारी था और शक्तिशाली अमीरों से संघर्ष ये करते रहे, जिन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने और केंद्रीय नियंत्रण को कमज़ोर करने की कोशिश की, है ना। कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि इनके आने पर भी जो पतन था वो हमको जारी देखने को मिला और फिर इनका प्रभाव स्थापित करने और केंद्रीय नियंत्रण को कमज़ोर करने की कोशिश जो है की गई अमीरों से संघर्ष के दौरान। फिर मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 तक एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर शामिल हुए थे। आप देखेंगे कि कला और साहित्य के संरक्षण के लिए मोहम्मद शाह का नाम सामने आता है आर्ट एंड कल्चर में भी। वो एक कुशल कवि और संगीत प्रेमी थे। हालांकि उनके शासनकाल में साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव में भी यहाँ पे भी फिर से उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। कोई खास असर नहीं आया, फिर भी हाँ, कला एवं साहित्य में एक बड़ा वो देखने को यहाँ पे मिला था। साथ ही अहमद शाह ये भी लगभग 1748 से 1754 तक रहे, है ना। उनका शासनकाल छोटा था, काफ़ी बड़ा तो नहीं बोलेंगे। उन्होंने विभिन्न गुटों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष और सत्ता संघर्ष से चिन्हित था। उन्होंने मराठों से चुनौतियों का सामना किया और मुगल सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में भी यही आया कि क्षेत्रीय संघर्ष और सत्ता संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला और मराठों से चुनौतियाँ इसने तो बहुत ज़्यादा वो किया। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक भारत के 15वें मुगल सम्राट बने, जिन्हें अजीज़ उद दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही अहमद शाह बहादुर को उखाड़ फेंकने के बाद इमाद उल मुल्क ने 1754 में अजीज़ उद दीन को जो है सिंहासन पर बिठाया
सिंहासन पर बैठते ही आलमगीर, है ना, आलमगीर द्वितीय की उपाधि जो है इनको दी गई और औरंगज़ेब जो आलमगीर प्रथम थे इनका अनुकरण करने का प्रयास किया। चूँकि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताया था, इसीलिए उनके पास प्रशासनिक या सैन्य अनुभव का अभाव था। यहाँ पर गिरावट और संघर्ष जारी रहा। संघर्ष तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर फिर भी हाँ, संघर्ष भी काफ़ी इनको देखना पड़ा और गिरावट भी, पतन जारी था। साथ ही शाहजहाँ तृतीय, अब शाहजहाँ तृतीय दिल्ली में जटिलताओं के कारण और इमाद उल मुल्क की सहायता से उन्होंने दिसंबर 1759 में मुग़ल सिंहासन पर बैठाया गया, है ना। फिर अब क्या हुआ, बाद में मराठा सरदारों ने निर्वासित मुग़ल सम्राट के हित में कार्य करते हुए उसे सत्ता से हटा दिया, है ना। तो जो है उन्हें सत्ता से जो है हटा दिया गया। अब शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इसी प्रकार का रहा है। मुगल सत्ता को पुनः स्थापित करने और खोए हुए क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। उन्होंने मराठा शक्ति के विस्तार का सामना किया और उनके प्रभाव का विरोध करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन की मांग की, है ना। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी रहा। फिर अकबर द्वितीय का आना, यहाँ पर जो है उन्हें मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए जाना जाता है, जैसे हमने बताया। मगर उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब चुनौतियां कब आई, 1806 या 1810 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे साम्राज्य का अधिकार कम होता गया। फिर है बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक, है ना। अंतिम मुग़ल सम्राट थे ये। 1857 के विद्रोह, आप सभी को पता है, 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रतीकात्मक व्यक्ति बन गए। सीमित शक्ति के बावजूद उन्हें एक कवि और सुलेखक के रूप में याद किया जाता है। विद्रोह के कारण अंततः मुग़ल शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश राज को सत्ता का हस्तांतरण हुआ और फिर यहीं पे ख़त्म हुआ एक बहुत विशालकाय साम्राज्य, जिसने काफ़ी समय, काफ़ी क्या, एक पूरे एक लॉन्ग एरा अपना स्थापित किया और अंततः उसका पतन हुआ। मुग़ल साम्राज्य ने शक्ति और प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया, जिससे स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ और मुग़ल साम्राज्य का पतन और लोप हुआ। फाइनली मुग़ल साम्राज्य अपना अंत स्वयं ही कर गया। और ठीक है, बाकी ये अंतिम जानकारी रही आज की इस वीडियो की। होपफुली हमने काफ़ी कम समय में आपको पर्याप्त क्या पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयत्न किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर कोई कमी महसूस हुई हो, कोई ऐसा लगा हो, फीडबैक देना चाह रहे हो, प्लीज़ दीजिए हमको फीडबैक। बाकी चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।